चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी मुंबई की गलियों के एक छोटे मोटे गुंडे से शुरू होकर एक इंटरनेशनल आतंकवादी बनने तक जाती है। ये दाऊद इब्राहिम के बनने की कहानी है। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से वर्दी की लाज रखी, और दूसरी तरफ उसका बेटा जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना। तो दाऊद के इस पूरे सफर को हम 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। एक ईमानदार घर में शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे वांटेड भगौड़े बनने तक की उसकी पूरी कहानी। तो देखिए, दाऊद एक पुलिस वाले के घर में पला बड़ा, लेकिन उसका दिल कभी पढ़ाई लिखाई में लगा ही नहीं। उसका ध्यान तो बस मोहल्ले के उन भाई लोगों पर रहता था जो महंगी महंगी गाड़ियां चलाते थे। और बस यहीं से शुरुआत हुई, पहले छोटी मोटी चोरियां और फिर हफ्ता वसूली। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दाऊद ने उस दौर के कुख्यात करीम लाला गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसे एक काम दिया गया, फिरौती के 2 लाख रुपए लेकर आना। लेकिन दाऊद के मन में लालच आ गया और उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। इस धोखे की सजा उसे बड़ी बेरहमी से मिली। दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने उसे बुरी तरह पीटा गया, जलील किया गया और गैंग से बाहर फेंक दिया गया। जानते हैं, यही वो पल था जिसने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात उसने कसम खाई कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की गैंग बनाएगा, डी कंपनी। वो अपमान उसे खाए जा रहा था और उसने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रख दी, और इसके बाद जो हुआ उसने मुंबई को दहला दिया। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच एक ऐसी खूनी जंग छिड़ी जिसने मुंबई की सड़कों को लाल कर दिया। 1981 में पठान गैंग ने उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम की बेरहमी से हत्या कर दी। कहते हैं उस दिन दाऊद के अंदर का बचा खुचा इंसान भी मर गया। उसने अपने भाई की लाश पर कसम खाई और ये तय हो गया कि अब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ लाशें गिरेंगी। और फिर आया साल 1983, जब दाऊद ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। उसने अपने दुश्मन अमीरजादा को मारने के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट जैसे दिखने वाले लड़के डेविड परदेसी को चुना। और प्लान देखिए, डेविड आराम से कोर्टरूम में घुसा, जज के ठीक सामने गया और अमीरजादा को गोलियों से भून डाला। मैसेज एकदम क्लियर था। सड़कों पर खून खराबे के बाद अब दाऊद ने अपना तरीका बदला। उसने समझ लिया था कि असली ताकत गोली में नहीं बल्कि सिस्टम को खरीदने में है। और फिर उसने रिश्वत और डर के दम पर पुलिस, वकील, जज, पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था को ही खोखला करना शुरू कर दिया। जरा 1984 के उस कोर्ट रूम का सीन सोचिए। दाऊद पहले से ही जमानत पर था और सरकारी वकील जज के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि ये आदमी कितना बड़ा खतरा है, इसे जेल में डालिए। पर नतीजा क्या निकला? उसे फिर से जमानत मिल गई। ये एक ऐलान था, एक खुली घोषणा कि दाऊद इब्राहिम अब कानून की पकड़ से बहुत ऊपर, बहुत दूर जा चुका है। वो जानता था कि कानून का शिकंजा अब कसने वाला है, तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाता, वो देश छोड़कर दुबई भाग गया। ये एक चैप्टर का अंत था और उसके इंटरनेशनल डॉन बनने की एक खौफनाक शुरुआत। दुबई पहुंचकर दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो क्राइम का सीईओ बन गया था। उसने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया, और यहीं से उसके सबसे खतरनाक रूप का जन्म हुआ। दुबई में अपने शानदार बंगले में बैठकर वो रियल एस्टेट से लेकर बॉलीवुड फाइनेंसिंग तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। दुनिया भर में तस्करी और जबरन वसूली का धंधा चल रहा था। उसके नेटवर्क में 5000 से ज्यादा गैंगस्टर थे और भारत के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन उसके इशारों पर नाचते थे। और फिर आया दिसंबर 1992। बाबरी मस्जिद की घटना के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद से हाथ मिलाया। ISI ने उसे सुरक्षा का वादा किया और उसके धंधे को पूरी दुनिया में फैलाने का लालच दिया। बदले में उन्हें क्या चाहिए था? भारत में आतंक फैलाने के लिए दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क। और दाऊद मान गया। उसने अपने ही देश का सौदा कर लिया। और उस सौदे का अंजाम था 12 मार्च 1993 का वो काला दिन। एक के बाद एक हुए बम धमाकों ने मुंबई को शमशान बना दिया। 257 बेगुनाह लोग मारे गए
और उसी एक दिन में दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे बड़े दुश्मन, एक आतंकवादी के तौर पर जाना जाने लगा। इन धमाकों के बाद दाऊद का साम्राज्य और भी बड़ा और खतरनाक हो गया। अब वो सिर्फ मुंबई का एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल भगोड़ा था जिसके तार सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े हुए थे। आज की तारीख में उसका ये खूनी साम्राज्य लंदन से लेकर दुबई और कराची तक फैला हुआ है। ड्रग्स, हथियार, शिपिंग, हर काले धंधे में उसका हाथ है और माना जाता है कि वो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की हिफाजत में कराची में कहीं छिपा बैठा है और वहीं से उनके डर्टी ऑपरेशंस को फंड करता है। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, जब कोई अपराधी इतना ताकतवर हो जाए कि उसे एक देश की सेना और खुफिया एजेंसी पनाह देने लगे, तो क्या ऐसे साम्राज्य को कभी सच में खत्म किया जा सकता है?